हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सब के प्यारे से YouTube चैनल पर। और आज आपके लिए लेकर आए हैं थर्मोडायनेमिक्स बैक टू बैक एमसीक्यूज। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स यानी कि सिस्टम, सराउंडिंग, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, कार्नो इंजन और उसके बाद हो सकता है एंट्रोपी पे, हीट कैपेसिटी पे कुछ क्वेश्चंस करें। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, पर आपसे रिकमेंड करते हैं कि क्लास को 1.5 से नीचे मत देखें, क्योंकि ये सारी चीजें आपने 12th में पढ़ रखी हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रखी हैं और अब फिजिक्स में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके लिए ये जो सेशन होगा ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का सेशन है, कोई नई चीज आप नहीं जानेंगे। हो सकता है एक दो पॉइंट्स जो बच्चे मिस कर गए हो वो जान लें, पर फिर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि 1.5 से नीचे देखने का यानी नॉर्मल मोड पे देखने का आपका सिर्फ टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा, उससे अधिक कुछ होना नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो आंसर मेरे बताने से पहले कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए, ताकि आपको यह पता रहे कि आपने जवाब लिख दिया। अब जवाब सही है गलत है कमेंट एडिटेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जवाब आपने लिख दिया, जवाब आ गया कमेंट सेक्शन में। अब आप देखिए जवाब आपका सही है या गलत है। पर मुझे 100% ये पता है कि लगभग सारे बच्चों को इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आता होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे सेट, उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल के हो, पर ये पूरा आपके जो 9 क्वेश्चंस हैं वो थियोरेटिकल ही हैं, बेसिक हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, इफ अ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड सी सेपरेटली, देन बी एंड सी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दिस इज। ठीक है, आगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सब लगा रहेगा। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो छोड़ दिया। ठीक, आपको पता है इसका जवाब, आपको पता है ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी और सी के साथ सेपरेटली, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ। ये कौन सा लॉ है? आपका जो सबसे पहला लॉ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वही ये स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, जीरोथ लॉ क्यों बना, क्यों नहीं इसको फर्स्ट बोल दिया गया, फर्स्ट वाले को सेकंड बोल दिया गया। छोटी सी हिस्ट्री है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ना, उसको मैंने आपको जब थर्मोडायनेमिक्स स्पेशल क्लास ली पहली वाली, ठीक है, फर्स्ट थर्मल फिजिक्स लेक्चर 1, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि असल में थर्मल फिजिक्स की शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत ही हुई थी हीट इंजन से। ठीक है, कि हीट को आप किस तरीके से इंजन के थ्रू वर्क में बदल सकते हैं, यानी हीट एनर्जी को वर्क एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में बदलने से ही शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा आपका लॉ कारगर होता है? फर्स्ट लॉ। ठीक है, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, इसको कौन बताता है? फर्स्ट लॉ बताता है। ठीक, रेफ्रिजरेटर की फिजिबिलिटी, हीट इंजन की फिजिबिलिटी ये सेकंड लॉ बताता है। तो इसको जीरोथ लॉ नाम इसलिए दिया गया क्योंकि फर्स्ट लॉ के बाद खोजा गया था, पर फर्स्ट लॉ से भी ज्यादा बेसिक था, इसलिए इसको दे दिया गया जीरोथ लॉ। भाई फर्स्ट लॉ में तो कुछ मैथमेटिकल है भी, कुछ न्यूमेरिकल आता है, जीरोथ लॉ पे क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। ठीक है, बट अगला क्वेश्चन देखिए, जीरोथ लॉ ने आपको क्या दिया? द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जीरोथ लॉ। ठीक है, कैसे? देखिए, अ सिस्टम ए है, बी है, सी है। ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी कि ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरा भी कह सकते हैं, ए बी के साथ है, ए सी के साथ है, तो बी सी के साथ भी होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो तीनों के पास सेम है? और वो पैरामीटर क्या था? टेम्परेचर। ठीक है, वो पैरामीटर क्या था? टेम्परेचर। तो ये पैरामीटर किसने इंट्रोड्यूस किया? आपके जीरोथ लॉ ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल? फटाक से जवाब दे देना चाहिए आपको। देखिए थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है क्यों, लेकिन आप जानते हैं हीट एनर्जी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं होती है। हीट आपका थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल पी वी आर टी, उसके बाद आपका
आर नहीं, PVTN नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। उसके बाद आपका कुछ और थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल आते हैं, जो जैसे आपका इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, ये भी आपके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। पर ये बेसिकली आपके पोटेंशियल्स हैं, बेसिक वेरिएबल्स यही हैं, PVNT, ठीक है, इसके अलावा कोई वेरिएबल्स नहीं। क्लियर है? चलिए, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा Q, ठीक है। अगला देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इंटरनल एनर्जी का कौन कॉन्सेप्ट दिया था पहली बार? डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, डेल्टा U यहीं पे आया था, किसमें? फर्स्ट लॉ। क्लियर है? अगला देखिए, अब बताइए, इतने आसान सवाल है, आप इसको 1.5 पे ना देखें तो टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे जगहों पर आपको यही ऐसे ही सवाल मिले होंगे, ठीक है। पर जो नेक्स्ट सेट लेकर आएंगे यानी न्यूमेरिकल का सेट, वो अच्छा होगा, उसको तो बिल्कुल नहीं मिस कीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए, द फर्स्ट लॉ शोज कंजर्वेशन ऑफ, फर्स्ट लॉ क्या दिखाता है? फर्स्ट लॉ बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे? आपने Q हीट दिया किसी सिस्टम को, तो वो W में चेंज हुआ और U में चेंज हुआ, यानी जितनी हीट आपने दी उसका आप हिसाब रख रहे हैं कि कितना W में चेंज हो गया, कितना U में चेंज हो गया, आपको पता है इसमें से कुछ लॉस नहीं हुआ है, यानी ये कंजर्वेशन क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, ठीक है। अगला देखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली अपॉन, देखिएगा यहां आइडियल गैस लिखा है, आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, रियल गैस के लिए आपने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी डेल U अपॉन डेल V आता है, डेल V। U इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम का भी फंक्शन हो जाता है, प्रेशर का भी फंक्शन हो जाता है, ठीक है, इसलिए आप एक वॉल्यूम का फंक्शन हो जाता है, ठीक है, प्रेशर का नहीं लिखा होता है, वॉल्यूम का, ठीक है। तो जब तक आइडियल गैस नहीं लिखा रहेगा तब तक आप टेम्परेचर पे टिक नहीं लगा सकते, ठीक है। पर अगर कुछ नहीं दिया है तो भी टेम्परेचर पे ही टिक लगाएंगे, ओके। रियल गैस के लिए वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे करता ही करता है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो फॉर एन आइडियल गैस इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओके। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस रिमेन अनचेंज्ड इन, अच्छा क्वेश्चन है, फटाक से पहले आप बताइए, ठीक है, पहले आप कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ठीक, कमेंट करके आप बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा, बताइए बताइए। आया होगा आपका साइक्लिक प्रोसेस, है ना, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, ठीक। पर यहां देखिए एक और लिखा हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस, और यहां लिखा है आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसका फंक्शन होती है? आइडियल गैस के लिए डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि जिसमें टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखते हैं, ठीक, यानी डेल्टा T 0 होगा तो डेल्टा U भी 0 होगा, इंटरनल एनर्जी इसमें भी नहीं बदलेगी। और साइक्लिक प्रोसेस में क्यों नहीं? क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। बेसिकली स्टेट फंक्शन आपका इंटरनल एनर्जी होता है, पाथ फंक्शन दो और याद रखिएगा आपका, डेल्टा W और डेल्टा Q, ये दोनों क्या होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। कुछ और भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस हैं कि पाथ फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो आप मेरे थर्मल फिजिक्स के वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। थर्मल फिजिक्स के जो लेक्चर्स लिए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्या होते हैं और क्या क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स आप नहीं पढ़ते हैं, पर है इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, क्वेश्चंस भी आते हैं कंपटीशन में, आपके एमएससी में भी आएंगे, पर आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं पढ़ाया जाता। केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है तो आप केमिस्ट्री से उसको पढ़कर जाइएगा, ठीक है। फिजिक्स में जो आपका डीडीयू का एग्जाम होने वाला है उसमें इंपॉर्टेंट नहीं, पर केमिस्ट्री में है, और केमिस्ट्री से उसको आपको पढ़कर जाना चाहिए,
ठीक है, चलिए। एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइडियल गैस को कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्रेस किया जाता है। ठीक, एक और बात, इन क्वेश्चंस को नोट करने की भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसका भी नोट्स मत बनाने लगिए। कितनी ही बार नोट्स बनाइएगा साहब, क्या कीजिएगा नोट्स बनाकर। अरे अब जो चीज नहीं आपको समझ में आ रही है उसको पॉइंट वाइज लिख दीजिए, खत्म बात, ठीक है। ये एमसीक्यूज के थ्रू चलने का मतलब ये थोड़ी कि सारे एमसीक्यू आप नोट कर रहे हैं। अरे जो नहीं आ रहा है नोट कर रहे हैं, जो आ रहा है आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बी स्मार्ट। चलिए आगे देखिए। एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइडियल गैस को आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्रेस करते हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। U 0 होता है, Q W के बराबर होता है, सही है तो है, यही पहला वाला होगा। क्यों? U 0 होता है, U 0 होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो U 0 होगा, Q W के बराबर होगा। क्यों? ठीक है? ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि आपने जो फॉर्मूला लिखा है, या तो आप डेल्टा के फॉर्म में लिखते हैं या तो डी के फॉर्म में लिखते हैं। आपने कभी भी Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू नहीं लिखा है, ठीक है। U प्लस डब्ल्यू, आपने Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू नहीं लिखा है, ओके। बस एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, ये टोटल एनर्जी कंटेन्ड बाय द सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। U प्लस पीवी इंटरनल एनर्जी, प्लस ये वो मैकेनिकल एनर्जी जो अपने अंदर कंटेन कर सकता है, मैकेनिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस कर सकता है, उन दोनों का सम क्या होता है, एंथैल्पी। ये आप होल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको आप डिफरेंशियल फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 आप यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू या डी यू इज इक्वल टू 0 रख दें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन सही नहीं होगा। बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला है, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या बी वाला सही है? क्या बी वाला नहीं सही है, ठीक है। क्यों नहीं सही है? एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। हीट ना आप दे सकते हैं ना ले सकते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में ना आप हीट दे सकते हैं ना ले सकते हैं। अगर आप हीट दे ले नहीं सकते तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होगा, ठीक है। तो साइन का यहाँ पर ब्लैक है, साइन नहीं है यहाँ पर, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आप में से 99% स्टूडेंट्स को इसमें से 100% क्वेश्चंस आते थे ना। तो इसको नोट करने की बहुत जरूरत नहीं है, इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस, उनको आप नोट कीजिएगा, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर, इसे जो भी आपको लिखना है वो लिख लीजिए, इसे मिटाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेट पर। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन जो है वो हीट कैपेसिटी पर है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर है, ठीक है। Q W V U और हीट कैपेसिटी S या आप जो भी कहें, C कहें, ठीक। हीट कैपेसिटी पे है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर अभी क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे 12th क्वेश्चन, ओके, क्योंकि बाकी के लिए आपको स्पेस चाहिए। वर्क डन इन फॉलोइंग प्रोसेस इज। आप जानते हैं वर्क डन क्या होता है? आंख बंद करके पहले वर्क डन का फॉर्मूला सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आ गया तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ही आगे बढ़िए, आ गया तो कमेंट कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। हम शुरू करते हैं। वर्क डन जो होता है आप उसको लिखते हैं इंटीग्रल पीडीवी, ठीक है। और अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, देखिए ए से बी तक आने में, ए पर बी पर और ए और बी के बीच में हर एक पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट है, यानी ये प्रेशर जो है इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बदल नहीं रहा है, तो ये आ जाएगा P इंटीग्रल dV। और यहां अगर लिमिट रख देंगे,
V1 से V2 तो P V2 माइनस V1 आ जाएगा या P डेल्टा V आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला एट लास्ट बना W इज इक्वल्स टू P V2 माइनस V1 या P डेल्टा V। ठीक है, अब देखिए V2 क्या है 2 है, V1 क्या है 1 है, तो आ जाएगा आपका P और प्रेशर क्या है 10 टू पावर 5, तो 10 टू पावर 5 2 माइनस 1 यानी 10 टू पावर 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, यानी जूल। ठीक है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और ये मीटर क्यूब है, तो जूल आ जाएगा। तो वर्क डन कितना आ रहा है 10 टू पावर 5 जूल। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अगर प्रेशर इसमें वेरिएबल होता तो प्रेशर का कोई फंक्शन देता, और फंक्शन देता तो इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन होगा तो देखा जाएगा, फिलहाल तो यही मिला। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको पूरे को मिटा रहे हैं क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के लिए स्पेस चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका एक क्वेश्चन है वर्क डन पर ही, ये वाला है फाइंड W नेट। ठीक है, फाइंड W नेट, नेट वर्क डन निकालिए। आप जानते हैं क्या होता है नेट वर्क डन। एक और बात आपको बताते हैं, देखिए नेट वर्क डन कैसे निकलता है। नेट वर्क डन होता है एरिया अंडर कर्व, यानी अगर कोई आप ऐसे कर्व बना दिए, इसमें नेट पीवी डायग्राम है, तो इसमें नेट वर्क डन क्या होगा, इस कर्व का एरिया निकाल लीजिए, यही आपका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जांपल देते हैं। अभी प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन था, प्रीवियस वाला क्वेश्चन, उस प्रीवियस क्वेश्चन में ये प्रेशर था 10 टू पावर 5, यहां प्रेशर 0 था, ए से बी जा रहे थे, पॉइंट ए से बी, ये वॉल्यूम आपका था 1, ये 2। एरिया अंडर कर्व क्या आएगा, एरिया अंडर कर्व आएगा यही, ये जो आपका रेक्टेंगल है यही एरिया अंडर कर्व आएगा। क्लियर है? अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक, दो, एक लेंथ है एक ब्रेथ है, L इंटू बी, मान लीजिए L है, ये है B, तो L इंटू बी, यही एरिया आएगा। L क्या है आपका 0, 10 टू पावर 5 माइनस 0 यानी 10 टू पावर 5 इंटू B क्या है 2 माइनस 1 यानी 1, 10 टू पावर 5, यही तो आ रहा है आपका। क्लियर है? तो एरिया अंडर कर्व होता है, लेकिन यहां देखिए, यहां तो तीन तीन कर्व है। पहला कर्व है AB, दूसरा है BC और तीसरा है CA, तीन कर्व है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो जब एक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप निकाल लीजिए। ठीक है, जब एक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक नहीं है, देखिए इसमें A से C से B जा रहे हैं, यहां भी A से D से B जा रहे हैं, दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ACB और ADB। यहां देखिए ACB ADB अलग अलग प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस जहां से चले वहीं वापस A से B गए, B से C गए और C से A आ गए। क्लियर है? बात क्लियर है? तो साइक्लिक प्रोसेस है। ओके, तो इसमें वर्क डन जो होता है, ये क्या होता है, वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में एरिया ऑफ, ये जो क्लोज्ड कर्व है, एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व, वही आपका वर्क डन हो गया। यानी ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या हो गया, आपका वर्क डन हो गया। क्लियर है? ये ट्राइंगल का एरिया वर्क डन हो गया। और वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, वर्क डन आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक, उसको भी पता करने का तरीका है, पर फिलहाल आप देखिए कि एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व हो गया। इस केस में एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया क्या होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 हाइट इंटू बेस। क्लियर है? हाइट क्या है BC और बेस क्या है AC, तो आ जाएगा 1/2 BC इंटू AC। अब BC क्या है भाई साहब, BC है 4P0 माइनस P0 और AC क्या है, AC या CA कुछ भी लिखिए 3V0 माइनस V0। आइए लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाएगा आपका
W net is equals to 1/2 4P naught minus P naught into 3V naught minus V naught. 4P naught minus P naught 3P naught 1/2 3P naught into 2V naught. ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 3P naught V naught. आंसर ही नहीं, चलिए इसको 3 कर लेते हैं. ठीक है, 3P naught V naught. ठीक है, पता चल गया कैसे निकलेगा 3P naught V naught. ठीक, अब देखिए साइन का क्या रूल है. साइन का रूल क्या है? साइन ये होता है कि अगर प्रोसेस आपका साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, तो वो दो केस अपना सकता है. पहला तो क्लॉकवाइज चल सकता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. देखकर बताइए ये क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ये है क्लॉकवाइज. क्यों? सुई पहले ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है. घड़ी की सुई भी कैसे चलती है? ऐसे चलती है. देखिए ये भी ऐसे जा रहा है. तो जब क्लॉकवाइज होगा तो आपको वर्क डन क्या लेना है? पॉजिटिव. जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन नेगेटिव. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन नेगेटिव, क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव. बात सही है? तो यहाँ क्लॉकवाइज है इसलिए वर्क डन क्या आया है? पॉजिटिव आया है. बात क्लियर हो गई? चलिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे इसमें दिक्कत क्या था, आप 3V0 से V0 घटाएंगे कि V0 से 3V0 घटाएंगे. ठीक, 4P0 से P0 करेंगे या P0 से 4P0 करेंगे. कर तो दिया आपने, पर आप जानते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. मैग्नीट्यूड तो आ गया, पर अगर साइन का दिक्कत हो जाता तो आप ऐसे करते. बात क्लियर हो गई ना? बात एकदम क्लियर हो गई होगी. चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स भी लिख लीजिएगा. अब हम देखते हैं वर्क डन इज मैक्सिमम इन. इसको तो कमेंट करके बताइएगा, इसको कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर होगा. भाई जिस बंदे को ये चीज पता है ना, मस्त, सैल्यूट. जिस लड़के को ये इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो थर्मोडायनेमिक्स जानता है. ठीक है, वो जानता है, अच्छे से जानता है, क्योंकि उसने एनालाइज कर लिया है. थर्मोडायनेमिक्स को उसने एनालाइज कर लिया है. ठीक है, वर्क डन इज मैक्सिमम इन. ठीक है, मिनिमम भी पूछ सकता है. ठीक है, मिनिमम भी पूछ सकता है. क्या होगा आंसर? कमेंट कर दिया होगा आपने, नहीं किया है तो कीजिए. ठीक है, कीजिए कमेंट. अगर आपको पता है तो कीजिए कमेंट. देखिए आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक चारों प्रोसेस दे दिया है. वर्क डन किसमें मैक्सिमम होगा यही आपको निकालना है. ठीक है, एकदम कंफ्यूजन है. अगर पहली बार ये सवाल आपको मिल गया आप नहीं कर पाएंगे. पर आइए एक बार ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ बनाते हैं. देखिए ये है आपका पीवी डायग्राम. आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मान लीजिए एक पॉइंट यहां सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, एक पॉइंट है. इससे हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पॉइंट्स पर जाना चाहते हैं. ठीक, और वर्क डन देखना चाहते हैं. आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, कुछ इस तरह का कर्व बनेगा. चाहे ऊपर से नीचे आए, चाहे नीचे से ऊपर जाए, इस तरह का कर्व बनेगा. ठीक, किसके? प्रेशर एक्सिस के पैरेलल. आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, इनके बीच आप रिलेशन क्या जानते हैं? स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल्स टू माइनस गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल. यानी dP अपॉन dV फॉर एडियाबैटिक जो होता है इज इक्वल्स टू माइनस गामा dP अपॉन dV आइसोथर्मल. ठीक है, गामा टाइम्स ज्यादा होता है स्लोप, लेकिन माइनस के साथ. ठीक है, आपको याद दिलाते हैं, एक और क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, एक स्लोप ऐसा है और एक स्लोप ऐसा है, इसमें से कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है? अगर इसको A दे दिया नाम, इसको दे दिया नाम B, तो बताइए A आइसोथर्मल कर्व है कि B आइसोथर्मल है? ये भी एक क्वेश्चन है. ठीक है, आपको दे देगा ऐसे स्लोप बनाकर ऐसा.
बोल देगा इसमें से कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबेटिक है। फटाक से कमेंट करके बताइए ए आइसोथर्मल है या बी आइसोथर्मल है। ठीक, क्योंकि स्लोप जो आपका नेगेटिव था इसलिए क्या हो गया, ये बी वाला जो है ज्यादा स्टीप रहेगा, यानी ज्यादा तेजी से गिरेगा। ठीक, और गामा की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है, यानी कि एडियाबेटिक का स्लोप जो होगा वो हमेशा आइसोथर्मल से ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा यानी ज्यादा तेजी से गिरेगा, ज्यादा तेजी से गिरेगा, यानी बी वाला क्या दिखाएगा आपको, एडियाबेटिक, ये बी एडियाबेटिक, ये आइसोथर्मल। अब ऐसा नहीं है कि आपको दो कर्व ऐसे दे दिया तो उसमें से नीचे वाला एडियाबेटिक ही होगा। अगर बोलता है कि एक कर्व एडियाबेटिक है दूसरा आइसोथर्मल है तो उसको आप कंपेयर करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दो आइसोथर्मल कर्व ऐसे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आपको इस तरीके का कर्व दिखे तो बोल दीजिए एडियाबेटिक है, अरे पहले दे तो सही। ओके, चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका आइसोकोरिक हो गया। ठीक, ये एडियाबेटिक, ये आपका आइसोथर्मल। अब एक और आता है आइसोबारिक। आइसोबारिक कैसा होगा, प्रेशर कांस्टेंट। बात क्लियर हो गई, प्रेशर कांस्टेंट, ये आपका क्या हो गया आइसोबारिक। डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है। अब ये बताइए इसमें से कौन सा ऐसा कर्व है जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा, कौन सा कर्व सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा। देखिए आइसोकोरिक कितना एरिया कवर करेगा, 0। भाई साहब ऐसे रहेगा तब ना कुछ एरिया कवर करेगा, ये तो सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन है, कैसे एरिया कवर करेगा, नहीं करेगा। ठीक, एडियाबेटिक कितना करेगा, इतना। आइसोथर्मल इतना, इतना एक्स्ट्रा करेगा। और जो आपका आइसोबारिक है वो स्ट्रेट लाइन है, वो इतना एक्स्ट्रा करेगा, ये वाला एक्स्ट्रा करेगा। यानी सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा कर रहा है आइसोबारिक। एरिया जितना कवर हो रहा है उसी हिसाब से। ठीक, फिर से बता दें, देखिए आइसोकोरिक कोई एरिया कवर नहीं कर रहा है V के साथ, एडियाबेटिक इतना कर रहा है, देखिए कर रहा है ना, ये आइसोथर्मल इससे ऊपर आएंगे, ये इतना एक्स्ट्रा कर रहा है। आइसोबारिक कर देंगे तो ये चीज एक्स्ट्रा कर रहा है, यानी कि ये पूरा एरिया मिला के कवर कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो किसमें सबसे ज्यादा होगा, आइसोबारिक में, और मिनिमम किसमें होगा, आइसोकोरिक में। एडियाबेटिक आइसोथर्मल में किसमें ज्यादा होगा, आइसोथर्मल में। बात क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, बात सही है। ठीक, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसे भी। अब हम लोग चलते हैं इन दोनों क्वेश्चंस की ओर, इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस एट वेरी लो टेम्परेचर T is CaT to the power 3 where A is constant. To the heat required to raise the temperature of mass m from T1 to T2 is, क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक सब्सटेंस है, इसका आप जो स्पेसिफिक हीट दे रहे हैं C, वो कैसा है, AT to the power 3 के फॉर्म में। ठीक, पहले C कांस्टेंट होता था, जैसे मान लीजिए आप स्पेसिफिक हीट किसी का लिख रहे हैं, जैसे इसी का दिया है स्पेसिफिक हीट 0.2, तो 0.2 कैलोरी पर ग्राम। ठीक, तो इस तरीके का होता है, पर यहां पर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है, कोई फंक्शन है। ठीक है, बोल रहा है कि आपको हीट कितनी रिक्वायर होगी T1 से T2 टेम्परेचर पे जाने के लिए। ठीक, तो आइए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, कौन सा होता है। फॉर्मूला होता है आपका हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी mc डेल्टा T होता है। अगर आप इसको dq के फॉर्म में लिखें तो dq इज इक्वल टू mc dt होता है। ठीक है, यहां पर देखिए अगर आप q निकालना चाहें तो क्या आएगा, इंटीग्रल mc dt।
ठीक, सी का क्या इक्वेशन है, a t टू द पावर 3, तो आ जाएगा m a t टू द पावर 3 dt, इंटीग्रेट हो जाएगा, आसान है सर। ठीक, m a t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर 4 अपॉन 4, और t टू द पावर 4 में t1 t2 डालेंगे लिमिट, तो आएगा t2 टू द पावर 4 माइनस t1 टू द पावर 4, यानी ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 1/4 ma t2 टू द पावर 4 माइनस t1 टू द पावर 4। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरा रहा था, पर है कुछ नहीं। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो आपका है, थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम एल्यूमिनियम इज, ठीक है, थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम एल्यूमिनियम इज, क्या होगा, mc डेल्टा टी जो होगा, डेल्टा टी जो होगा वो होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्या होगा डेल्टा टी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। तो यहाँ पर 1 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, m इंटू सी, यही थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी होगी। ठीक, हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, इट इज द हीट which is contained by the material when its temperature is raised by 1 degree centigrade। ठीक है, या heat required to increase the temperature of a substance by 1 degree centigrade is known as thermal capacity या heat capacity। अगर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट लेते हैं तो उसको स्पेसिफिक हीट कह देते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मटेरियल लेते हैं तो इसको स्पेसिफिक हीट कह देते हैं। जैसे आप 1 मोल मटेरियल लेते हैं तो आप कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, 1 मोल कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले लेंगे तो क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना, उसी तरह से मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आप ग्राम स्पेसिफिक हीट भी ले सकते हैं, 1 ग्राम ले लीजिए, और 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जैसे ये ग्राम स्पेसिफिक हीट है असल में, ठीक है, 1 ग्राम का टेम्परेचर देखिए जी केल्विन लिखा है, तो 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतना चाहिए, 0.2 कैलोरी चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपको 40 ग्राम का बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नॉर्मल चीज है। ठीक, तो फॉर्मूला नहीं है, ये तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू mc, आ जाएगा m 40 ग्राम इंटू 0.2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। और यहां पर देखिए ये जो केल्विन है ना, ये 1 केल्विन से कैंसिल भी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ dt कितना है, 1 केल्विन छुपा हुआ है, ठीक है ना, छिपा हुआ है, तो वहां से कैंसिल हो जाएगा, इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। अब ये देखिए कैलोरी में है आंसर आपका, जूल और डिग्री सेंटीग्रेड में, तो डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेंशन नहीं है, क्योंकि पर केल्विन लिखिए या पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखिए, 1 डिग्री का अगर चेंज करें या 1 केल्विन का चेंज करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन डेल्टा टी आना चाहिए, डेल्टा टी, डेल्टा टी चाहे 1 डिग्री हो चाहे 1 केल्विन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका टेंशन तो नहीं है। अब देखिए क्या आ रहा है आपका, 40 इंटू 0.2, कैलोरी को आपको जूल में बदलना है, क्या करेंगे, लिख लीजिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, तो इतने कैलोरी इज इक्वल टू इतना इंटू 4.2 जूल, तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा, जूल में। ठीक है, तो टोटल आपका क्या आ गया, 4.2। ठीक, अब देखिए 8 लगभग और 8 जो 32, यानी लगभग 33। क्लियर है, कैसे किया सर, देखिए 4 2 सा 8 हो जाएगा और 8 4 सा 32 आएगा, तो उसी के आसपास आएगा, 33 आएगा, और क्या है। क्लियर है, तो ये आपका 33.6 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अच्छा इसलिए क्वेश्चन था क्योंकि यहां पर थोड़ा सा आपको यूनिट में फंसाया था। ठीक है, और हीट कैपेसिटी भी इसी से रिवाइज हो गया, स्पेसिफिक हीट नहीं, ये हीट कैपेसिटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। अब बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, नोट डाउन कीजिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, देखिएगा देखिएगा इन क्वेश्चन को। महोदय कह रहे हैं कि फॉर पाथ ए सी बी हीट रिक्वायर्ड इज 100 जूल। ए सी बी ये पाथ है, इसमें हीट कितनी आपको चाहिए, 100 जूल।
वर्क डन कितना है 60 जूल। अब बोल रहा है एडीबी के लिए वर्क डन 20 जूल है। इसके लिए एडीबी के लिए वर्क डन 20 जूल दे दिया है, हीट रिक्वायर्ड नहीं दिया है। आइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं और विज्ञान आइए कुछ करके देखते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या दिया है एसीबी पाथ के लिए, डेल्टा क्यू दिया है 100 जूल, डेल्टा डब्ल्यू दिया है 60 जूल, डेल्टा यू नहीं पता है, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा 40 जूल। क्लियर है, यानी कि ए से बी जब जाएंगे तो कितना आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा 40 जूल। अब आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन होता है। तो आप चाहे सी से जाइए चाहे डी से जाइए, अगर आप ए से चल के बी पर पहुंचे हैं तो इंटरनल एनर्जी सेम होगा। अब बोल रहा है एडीबी के लिए डेल्टा डब्ल्यू क्या है 20 जूल, इंटरनल एनर्जी आपको पता है 40 जूल, तो हीट कितनी हो गई डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू 20 प्लस 40 कितना हो गया 60 जूल। क्लियर है 60 जूल। ठीक है, समझ में आ गया, फिट है, सारा नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, फिर से हम कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस देखेंगे एंट्रोपी के ऊपर, और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको नोट कर उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वीडियो को लंबा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है और मेरे पास भी नहीं कि हम छोटे छोटे वीडियोस बार बार बनाकर आपको दें और आप उसको बार बार पढ़ें। एक बार बैठिए पढ़ लीजिए, YouTube पर अवेलेबल है, आधा पढ़िए आज आधा पढ़िए कल, अपनी सुविधा के हिसाब से। मैंने अपना काम कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कीजिए, हम मिटाते हैं फिर इसको। देखिए कुछ और क्वेश्चन हमारे सामने। 16th क्वेश्चन आपका है, इन कार्नोट साइकिल नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर। कार्नोट साइकिल में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ नंबर पूछा है पर यह भी पूछ सकता है कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो आपको याद होगा कि कार्नोट साइकिल जो होता है उसमें पीवी डायग्राम बनता है इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का पीवी डायग्राम बनता है। अगर आपको नेमिंग कर दें ए बी सी डी, तो ए बी आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, सी डी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। उसी तरह से बी सी और डी ए ये दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, एक एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तो टोटल कितने प्रोसेसेस हुए, टोटल आपके 4 प्रोसेसेस हुए। ठीक है, कंप्रेशन एक्सपेंशन को आप अलग अलग प्रोसेस मानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं मानेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस दो ही प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है कि जो आप कर रहे हैं, या तो आप कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, एडियाबैटिकली कर रहे हैं या आइसोथर्मली कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग चीज है। तो कितने प्रोसेसेस हुए, टोटल 4 प्रोसेसेस हुए। कौन कौन से, 2 एडियाबैटिक और 2 आइसोथर्मल, 2 कंप्रेशन प्रोसेस और 2 एक्सपेंशन प्रोसेस। क्लियर है, भूलेगा नहीं ना, याद होगा वैसे। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन वर्किंग बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज। इसे मिटाते हैं। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी जो 20 डिग्री और 100 डिग्री के बीच काम करता है। आपको एक बात बता देते हैं, कार्नो इंजन में एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। एफिशिएंसी के 2-3 फॉर्मूले हैं, देखिए क्या क्या है। ईटा इज इक्वल्स टू W अपॉन Q1। Q1 कौन सा है, सोर्स से जो आपने हीट ली है, W अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। अगला जो ये याद होना चाहिए कि एफिशिएंसी कभी भी वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है आइडियली। यानी आप पेट्रोल डाल के इंजन चलाएं, आपका टेम्परेचर T2 T1 फिक्स है तो सेम एफिशिएंसी देगा। आप मिट्टी का तेल डाल के चलाएं, डीजल डाल के चलाएं, अगर T1 T2 फिक्स है, Q1 Q2 फिक्स कर दिया है आपने,
तो एफिशिएंसी आपकी सेम होगी, वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑन वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, एक लाइन लिख लेंगे और ये भी याद रखेंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस T2 अपॉन T1 वाला। आइए निकालते हैं। देखिए एफिशिएंसी आपकी कितनी हो जाएगी, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2, रख दें 20 और 100, रख दें, नहीं गलती कर दीजिएगा, हमेशा इसको किस में रखिएगा, केल्विन में। ठीक है, केल्विन में रखिएगा। कितना आएगा 20 प्लस 273, 392, 293। ठीक है, और 100 कितना आएगा 373। ठीक है 373। ठीक, तो आप इसको कितना हो जाएगा 373 माइनस 293 अपॉन 373, कुछ तो आएगा, जितना भी आएगा 21.4% इसकी एफिशिएंसी आएगी। क्लियर है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 21.4% एफिशिएंसी आएगी। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, एक और चीज जो आपका इसमें ध्यान रखने वाली होती है, चाहे आप हीट इंजन यूज करें चाहे रेफ्रिजरेटर यूज करें, एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, Q1 Q2 is equals to T1 T2, Q1 upon Q2 is equals to T1 upon T2, या Q2 upon Q1 is equals to T2 upon T1। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक, ये चीज आप याद रखेंगे, बिल्कुल इसको भी अलग से नोट कर लीजिए। कभी कभी होता है Q1 Q2 T1 दे दिया, T2 पूछ दिया। ठीक है, वैसे उस तरह का मैंने क्वेश्चन लिया नहीं है, पर इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए ये वाला, a Carnot engine has same efficiency with source and sink temperature 1000 Kelvin and 500 Kelvin and between T Kelvin and 1000 Kelvin, value of T is, कह रहा है कि एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1 होती है, तो 1 माइनस आप 500 अपॉन 1000 करें, या फिर 1 माइनस सोर्स का क्या है T है और सिंक का क्या है 1000, 1 माइनस 1000 अपॉन T कर दें, एफिशिएंसी सेम है। बात समझ में आ गई। एक बार सोर्स का टेम्परेचर कितना है 1000 और सिंक का कितना है 500, केल्विन में ही है। एक बार सोर्स का टेम्परेचर T केल्विन और सिंक का 1000, तो बोल रहा है अगर एफिशिएंसी सेम है तो T की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, जरा गौर से देखिएगा, यहां से आप लिख सकते हैं 1 माइनस दिस इज इक्वल टू 1 माइनस दिस, 1 1 आप हटा सकते हैं, आ जाएगा 500 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1000 अपॉन T। ठीक है, क्या आएगा T इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 अपॉन 500, 500 टू 1000, T कितना आएगा 2000 केल्विन। ठीक है, T कितना आया 2000 केल्विन। क्लियर है, चलिए हीट इंजन पे इतने सवाल हैं। एक और बहुत अच्छा सवाल बनता है कि अगर आप सिंक का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, सोर्स का बढ़ा दें कितना कि एफिशिएंसी इतने % हो जाए, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। ठीक है, अगर आपको वैसा क्वेश्चन मिलेगा तो भी आप कर लीजिएगा, हो जाता है, बस उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, इसे मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, the coefficient of performance of a refrigerator working between 10 degree centigrade and 42 degree centigrade is, जैसे कि आपको एफिशिएंसी में फॉर्मूले याद रखने थे, सेम टू सेम आप रेफ्रिजरेटर में भी फॉर्मूले याद रखिए। कौन कौन से, रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप बीटा या कप्पा से देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, बीटा इज इक्वल्स टू कितना हीट आपने लिया उसके लिए आपने कितना वर्क किया, Q2 अपॉन W। ठीक है, Q2 अपॉन W, या होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक, या फिर Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2।
क्योंकि हमेशा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W होता है, हीट इंजन में चाहे रेफ्रिजरेटर में, इन दोनों केस में Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W होता है। तो W की जगह क्या रख दिया, Q1 माइनस Q2, और इसमें अगर आप T2 रखेंगे, T1 T2 मिलाएंगे तो T2 अपॉन T1 माइनस T2। क्लियर है, ये चीज आप हमेशा याद रखिए, ये 3 फॉर्मूला। ठीक, देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड 42 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, कितना आएगा बीटा T2 अपॉन T1 माइनस T2, T2 क्या है आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 प्लस 10 कितना आ गया 283, ठीक केल्विन, और 42 तो 273 प्लस 42 कितना आ गया 315 माइनस 283, ठीक है, तो डिफरेंस तो उतना ही आएगा। ठीक, कितने डिग्री का आएगा 32 डिग्री का, 283 अपॉन 32, 9 टाइम्स के आसपास जाएगा, 8.84, ठीक है, 3 9 जा 27, ठीक है 2 हटा दीजिए, 3 9 जा 27 और 2 9 जा 18, तो लगभग 9 टाइम्स जाएगा, तो 8.84, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, बीटा। अब देखिए रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा इज, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा इज, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा इज, देखिए ईटा क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, और बीटा क्या होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। यहां से T1 कॉमन ले लीजिए, तो T1 कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा T2 अपॉन T1 1 माइनस T2 अपॉन T1। इस T1 को हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो देखिए T2 अपॉन T1 ये हो गया। यहां से देखिए, यहां से अगर आप T2 अपॉन T1 निकालें तो आएगा 1 माइनस ईटा, इसको इधर कर दें ईटा इधर चला जाएगा, तो देखिए ऊपर क्या लिखा है 1 माइनस ईटा, और नीचे क्या लिखा है 1 माइनस T2 अपॉन T1 यानी ईटा, तो बीटा क्या आ गया 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। ठीक है, लेकिन आपको ये निकालना नहीं है, आपको ये याद रखना है, ठीक, क्यों, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा आपको निकालने का, 2 घंटे का एग्जाम है, कितना क्वेश्चन कीजिएगा, टाइम मिलेगा तब ना, ये याद रखना है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, बीटा दे देगा या ईटा दे देगा कुछ। अगला देखिए, अगला है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नो इंजन विद सोर्स एट T1 एंड सिंक एट T2। एक कार्नो इंजन है जिसका सोर्स T1 पे है, सिंक T2 पे है, तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा। आइए पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हैं, 1 माइनस T2 अपॉन T1। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, आपको ये पता है T2 हमेशा, T2 यानी सिंक का टेम्परेचर हमेशा T1 से छोटा होगा, यानी ये क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटी होगी और 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, ये क्वांटिटी कितनी छोटी होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक, क्योंकि केल्विन टेम्परेचर है, केल्विन टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता, तो एफिशिएंसी नेगेटिव नहीं हो सकती, बहुत कम हो सकती है तो 0 हो सकती है। यानी कि किसी भी कार्नो इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी, देखिए अगला क्वेश्चन वही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा इज, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईटा क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईटा हो सकती है 1 या 100%। ठीक है, ये एक क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है। दूसरा, ईटा को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, ईटा को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को आपको डिक्रीज करना होगा। अगर T2 अपॉन T1 को आपको डिक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर को बढ़ा दीजिए, न्यूमरेटर को कम कर दीजिए। ठीक है, तो यहां लिखा है T1 शुड इंक्रीज, ठीक है, बात सही है आपकी, T2 शुड इंक्रीज, ये बात गलत है, बोथ T1 T2 शुड डिक्रीज, नहीं, T1 should be increased and T2 should be decreased, ये वाला आंसर सही, ज्यादा प्रॉपर है। ठीक है, तो T1 को आपको बढ़ाना चाहिए, T2 को घटाना चाहिए। ठीक, ईटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। अब बताइए बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा इज, ठीक है, ये आइडियल केस है, ठीक है, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल भी नहीं पॉसिबल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा इज, देखिए बीटा क्या होता है, बीटा होता है Q2 अपॉन W, यानी कि आपको लो टेम्परेचर से कितना हीट आप खींच लें और आपको काम करना पड़े, उसी का रेशियो आपका है बीटा।
अब मान लीजिए आप रेफ्रिजरेटर को, आइडियल केस क्या हुआ, आइडियल केस हुआ आपका बिजली का बिल ना आए, फ्रिज का बिजली का बिल ना आए, कम से कम आए। कम से कम आए मतलब फ्रिज कम से कम काम करे, यानी आप बिजली प्लग में लगाए ही ना और फ्रिज काम करना शुरू कर दे, ठीक है। यानी कि Q2 मैक्सिमम और W मिनिमम। W मिनिमम कितना हो सकता है, वर्क डन मिनिमम हो सकता है 0, हम काम ही ना करें, हम फ्रिज को इलेक्ट्रिसिटी ही ना दें, तो ये हो सकता है Q2/0 यानी इनफाइनाइट। तो बीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो इनफाइनाइट है, आइडियल केस, ठीक है, आइडियल केस। इसलिए देखिएगा बीटा हमेशा 1 से बड़ा आता है, देखिए 8.84 आया, ठीक है, बीटा हमेशा 1 से बड़ा आता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने कार्बो इंजन बेसिक जो आपके थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस थे उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एंट्रोपी और उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं जैसे पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है उस पर कुछ क्वेश्चंस कराया जाए नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो वैसे ही काफी लंबा हो गया है, वीडियो को अगर आप नहीं देख सकते तो रुक रुक के देखे होंगे, ठीक है, पर कोई बात नहीं है, आप अपना काम पूरा कंप्लीट कीजिए क्योंकि एग्जाम आपको देना है और एग्जाम में बहुत अच्छा करना है, ठीक है। मोटिवेटेड रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।